मैं हूं आपका भाई और स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे दोस्त। आवाज धीमी है, गंभीर। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम पत्थर पर उकेरे जाते हैं ताकि वक्त भी उन्हें मिटा न सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आदमी जिसे हम लौह पुरुष कहते हैं वाकई लोहे का बना था, या उसके सीने के भीतर भी कोई ऐसा दिल धड़कता था जो टूटता था, जो डरता था, जो अकेलापन महसूस करता था। आज हम जानेंगे उस इंसान को जिसे दुनिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानती है, लेकिन जो खुद को सिर्फ एक साधारण भारतीय मानता था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव के एक किसान परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। न कोई राजसी पालना, न कोई सोने का झूला। विरासत में मिली तो बस मिट्टी की सौंधी महक और कड़ा संघर्ष। वल्लभ बचपन से ही शांत थे, लेकिन उनके भीतर एक ज्वालामुखी दहकता था। उनके पिता झवेर भाई ने 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और वही वीरता वल्लभ के खून में दौड़ रही थी। एक बार उनके शरीर पर एक बड़ा फोड़ा निकल आया। गांव के वैद्य ने कहा कि इसे गर्म लोहे की सलाख से दागना होगा, तभी जहर निकलेगा। वैद्य छोटा सा बच्चा देखकर हिचकिचा रहे थे, कलेजा कांप रहा था। तभी उस बालक वल्लभ ने खुद वैद्य के हाथ से वो दहकती हुई लाल सलाख झपट ली और बिना पलक झपकाए अपने फोड़े पर दाग दी। न चीख, न आंसू, न चेहरे पर शिकन। तभी दुनिया को समझ आ गया था कि ये बालक साधारण मांस मज्जा का नहीं बना, इसके इरादे फौलाद के हैं। वल्लभ की शिक्षा भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत देरी से पूरी की, क्योंकि घर के काम और खेतों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वे अक्सर दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ते थे। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये लड़का इतनी उम्र में क्या पढ़ेगा, लेकिन वल्लभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें वकील बनना था। उन्होंने जिला वकील की परीक्षा पास की और गोधरा में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। सालों की मेहनत के बाद जब इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने का मौका आया तो किस्मत ने फिर परीक्षा ली। पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विट्ठल भाई के नाम से आ गए, क्योंकि दोनों के शुरुआती अक्षर वीजे पटेल थे। वल्लभ ने अपना टिकट और अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बड़े भाई को दे दी और खुद भारत में रुककर फिर से पैसे जुटाए। बड़े भाई का मान रखना उनके लिए करियर से बढ़कर था। सालों बाद जब वो इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे तो अहमदाबाद के सबसे रईस और कड़क वकील बने। सूट बूट, सिगार और ताश के शौकीन। वे अंग्रेजों की न्याय प्रणाली को उनकी अपनी भाषा में मात देने के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके लौह पुरुष होने की मोहर लगा दी। वे कोर्ट में एक बहुत ही गंभीर मर्डर केस की पैरवी कर रहे थे। जिरह अपने चरम पर थी। तभी एक करदली ने आकर उन्हें एक टेलीग्राम थमाया। वल्लभ भाई ने टेलीग्राम पढ़ा, उसे मोड़कर अपनी कोट की जेब में रखा और बिना किसी भाव के फिर से बहस शुरू कर दी। घंटों तक वो लड़ते रहे और अंत में अपने मुवक्किल को बचा लिया, यानी केस जीत गए। बाद में जब जज और वकीलों ने पूछा कि उस टेलीग्राम में क्या था, तो उन्होंने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा कि इसमें मेरी पत्नी झवेरबा के देहांत की सूचना थी। पूरी अदालत सन्न रह गई। एक पति का दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन एक बैरिस्टर का धर्म अडिग था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को अपने पेशे और न्याय के आड़े नहीं आने दिया। 1917 के समय बैरिस्टर पटेल को गांधी की अहिंसा की बातें पहले जरा अजीब लगती थी। वे अहमदाबाद के गुजरात क्लब में बैठकर गांधी का मजाक उड़ाया करते हैं कि ये आदमी चरखा चलाकर आजादी कैसे लाएगा। लेकिन जब उन्होंने गांधी को चंपारण में गरीब किसानों के हक के लिए लड़ते देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो रेशमी सूट उतर गए, विलायती जूते छोड़ दिए गए और सिगार जलकर राख हो गई। बैरिस्टर वल्लभ भाई अब सच्चे अर्थों में किसान पुत्र वल्लभ भाई बन गए थे। उन्होंने गांधी जी के कहने पर खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आया बारडोली सत्याग्रह। अंग्रेजों ने लगान 30% बढ़ा दिया था। सरदार पटेल ने किसानों को एकजुट किया और कहा कि चाहे जमीन चली जाए, चाहे घर कुर्क हो जाए, लेकिन हम लगान नहीं देंगे। अंग्रेजों ने जुल्म ढाए, मवेशी जब्त किए, लेकिन पटेल का संगठन ऐसा था कि एक भी किसान नहीं झुका। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। बारडोली की महिलाओं ने ही उन्हें पहली बार प्यार और सम्मान से पुकारा था, सरदार। आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल कई बार जेल गए। यरवदा जेल से लेकर अहमदनगर किले तक उन्होंने लगभग 3 साल से ज्यादा का समय सलाखों के पीछे बिताया। जेल के अंधेरे कमरों में भी उनकी दिनचर्या नहीं बदली। वे सुबह 4 बजे उठते, प्रार्थना करते और घंटों तक चरखा काटते। जेल का रूखा सूखा खाना उन्होंने कभी बिना शिकायत के खाया। वे अक्सर जेल में बीमार पड़ जाते थे। आंतों की बीमारी ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने दया की भीख नहीं मांगी। वे कहते थे कि कैद शरीर को होती है, मेरे इरादे आज भी हिमालय की तरह आजाद और अटल हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन ये आजादी अपने साथ बंटवारे का गहरा जख्म और सांप्रदायिक दंगों की आग लेकर आई। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ लाशें बिछी थीं।
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 देसी रियासतें। अंग्रेजों ने जाते जाते एक ऐसी चाल चली थी कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। राजा महाराजा अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे। नेहरू जी ने इस कठिन काम के लिए सरदार पटेल को चुना और उन्हें भारत का पहला गृह मंत्री बनाया। पटेल ने अपनी गिरती हुई सेहत की परवाह किए बिना पूरे देश का तूफानी दौरा शुरू किया। वे हर राजा से मिले, कभी प्यार से समझाया, कभी लोकतंत्र का महत्व बताया तो कभी कठोर चेतावनी दी। उनकी आवाज में भले ही गर्मी कम थी, लेकिन उनके शब्दों में बिजली सी कड़क थी। वे राजाओं से कहा कि इतिहास गवाह है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। आप स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बनिए, आपको सम्मान और पेंशन दी जाएगी, लेकिन अगर आप भारत की एकता में बाधा बनेंगे तो अंजाम बुरा होगा। जोधपुर, जूनागढ़ और भोपाल जैसे पेचीदा मामले उन्होंने अपनी कूटनीति से सुलझा लिए। जूनागढ़ का नवाब तो कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गया, लेकिन पटेल ने वहां जनमत संग्रह कराकर उसे भारत का हिस्सा बना दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद का निजाम। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और अपनी खुद की सेना तैयार कर रहा था। वो भारत के बीचों बीच एक अलग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहा था। नेहरू जी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति से सुलझाना चाहते थे, लेकिन पटेल जानते थे कि देरी करना भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सरदार पटेल के सीने में उस वक्त तेज दर्द था। डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आज हैदराबाद का विलय नहीं हुआ तो भारत के पेट में हमेशा के लिए कैंसर हो जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया। भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी और मात्र 100 घंटे के भीतर निजाम ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। उस दिन दुनिया ने देख लिया कि क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल सिर्फ रियासतों के विलय तक ही नहीं रुके, उन्होंने आधुनिक भारत की प्रशासनिक सेवा यानी IAS और IPS की नींव रखी। वे इसे भारत का स्टील फ्रेम कहते थे। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार उनके जीवन का एक और बड़ा संकल्प था। जब वे सोमनाथ गए तो खंडहर देखकर उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वे इस मंदिर का गौरव वापस लौटाएंगे। नेहरू जी इस फैसले के थोड़े खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, लेकिन पटेल ने स्पष्ट किया कि सोमनाथ भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। दुनिया उन्हें आयरन मैन कहती थी, लेकिन उनके भीतर एक बहुत ही संवेदनशील इंसान भी था। गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद अक्सर होते थे, विशेषकर नेहरू और उनके बीच काम करने के तरीके को लेकर, लेकिन गांधी जी के प्रति उनका सम्मान अटूट था। जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तो पटेल बुरी तरह टूट गए। वे घंटों तक अकेले रोते रहे। उन्हें लगा कि एक गृह मंत्री के तौर पर वे अपने बापू की रक्षा नहीं कर पाए। इस सदमे ने उनकी सेहत को और भी बिगाड़ दिया। दिल का दौरा पड़ने के बावजूद वे काम करते रहे। उनके आखिरी दिन बहुत ही सादगी में बीते। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में जब उनकी सांसें थमने वाली थीं, तो उनके कमरे में कोई विलासिता नहीं थी। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खाते में मात्र 216 रुपए थे। उनके पास थी तो बस कुछ खादी की धोती कुर्ते, एक चरखा और एक पुराना चश्मा। आजाद भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसने 562 राज्यों को एक कर दिया, उसने अपने बच्चों के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की वेदी पर होम कर दिया। आज जब हम गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो हमें एहसास होता है कि सरदार पटेल की असली ऊंचाई उस धातु में नहीं, बल्कि उस अखंड भारत में है जिसमें हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। अगर सरदार पटेल न होते तो शायद आज हम कई देशों में बटे होते और हमारे बीच सरहदें होती। उन्होंने हमें एक नक्शा दिया, एक पहचान दी और सबसे बढ़कर एक अखंड राष्ट्र का गौरव दिया। सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कठिन अनुशासन, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रेम की जीती जागती मिसाल थे। वे हमें सिखाते हैं कि देश शब्दों से नहीं, बल्कि कड़े फैसलों और त्याग से बनता है। आज हम एक स्वतंत्र और एकजुट देश में रहते हैं, क्योंकि कभी एक किसान का बेटा अपनी सारी खुशियां त्याग कर देश को जोड़ने के लिए पत्थर बन गया था। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे विरले लोग खुद एक अमर इतिहास बन जाते हैं। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब तक हम एक हैं, तब तक हम अपराजय हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उस लौह पुरुष को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट भी कर देना।